रामपुर गांव में बाबूलाल नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास दूध देने वाली एक से बढ़कर एक 17 गायें थी, जिनका दूध बेचकर बाबूलाल के परिवार का काम बड़े ही मौज से चल रहा था। बाबूलाल के दूध की गुणवत्ता बढ़िया होने से उनकी खूब खपत थी तथा इस कारण पूरे इलाके में उनका बड़ा नाम था। बाबूलाल स्वयं भी काफ़ी सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे, जिस कारण गांव एवं आस पड़ोस में लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। बाबूलाल के परिवार में उनकी पत्नी लाजवंती तथा 3 बेटे रमेश, गणेश और सुरेश थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बाबूलाल की तीनों बहुओं में बड़ा ही प्रेम था तथा वे तीनों अपने सास ससुर की खूब आदर एवं सेवा सत्कार करते थे। बाबूलाल की उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी थी तथा बुढ़ापे के कारण उनका स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर उनकी मृत्यु हो गई तो बेटों में संपत्ति को लेकर आपसी विवाद हो सकता है तथा इससे घर की शांति और आपसी भाईचारे में दरार आ सकती है। उन्होंने इस संबंध में अपनी पत्नी तथा अपने अभिन्न मित्र रामलाल से चर्चा की। उन लोगों ने बाबूलाल को सलाह दिया कि क्यों न एक वसीयत बना दिया जाए, जिसमें सभी प्रकार के संपत्ति का तीनों बेटों के बीच बंटवारा कर दिया जाए ताकि किसी झगड़े की नौबत ही न आए। बाबूलाल को यह सुझाव पसंद आया तथा वसीयत बनाने के उद्देश्य से वह अपने वकील झुम्मन प्रसाद से मिलने शहर गए। झुम्मन प्रसाद ने बाबूलाल की सभी संपत्तियों के सटीक बंटवारे की रूपरेखा तैयार कर, परंतु गायों के बंटवारे के मामले में उलझता हुआ दिखाई दिया। बाबूलाल ने वसीयत को एक बार फिर से पढ़ा और पाया कि सबसे छोटे बेटे के हिस्से जो संपत्ति आई है उनका भविष्य मूल्य बड़े तथा मझले बेटे से ज़्यादा है। इसी तरह सबसे बड़े बेटे के हिस्से आने वाली संपत्ति का भविष्य मूल्य तीनों भाइयों में सबसे कम होगा। इसको ध्यान में रखकर बाबूलाल ने झुम्मन प्रसाद को कहा, वकील साहब, गायों का बंटवारा मेरे तीनों बेटों में 1/2, 1/3 तथा 1/9 के अनुपात में कर दीजिए। इस तरह से वसीयत तैयार हो गया और वसीयत का मजिस्ट्रेट साहब के सामने रजिस्ट्री भी करा दिया गया। वसीयत की एक कॉपी वकील के पास रख दी गई, जबकि दूसरी कॉपी लेकर बाबूलाल अपने घर वापस आ गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन अचानक बाबूलाल की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई एवं डॉक्टरों के तमाम प्रयास के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। बाबूलाल के 13वीं के पश्चात उनकी पत्नी ने बेटों को बुलाया एवं वसीयत निकालकर संपत्ति का बंटवारा उसमें लिखे अनुसार करने के लिए कहा। बाकी सारी चीज़ों के विभाजन में कोई समस्या नहीं हुई, परंतु गायों के बंटवारे का अनुपात देखकर सभी का दिमाग चक्कर खा गया, क्योंकि 17 गायों को आधा या 1/3 या 9वां हिस्सा कैसे किया जाए, क्योंकि गायों के टुकड़े करके तो बांटा नहीं जा सकता था। अब इसमें राय देने के लिए गांव के पंचों को बुलाया गया, पर सभी लोग वसीयत देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए एवं मन ही मन बाबूलाल के बुद्धि पर सवाल उठाने लगे। अंत में यह तय किया गया कि पड़ोसी गांव लक्ष्मणपुर के मुखिया होशियार चंद, जिनकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे, को इस मामले में फैसला करने के लिए बुलाया जाए। होशियार चंद ने आने वाले मंगलवार को इस मामले का फैसला सुनाने की सहमति दे दी। मंगलवार के दिन रामपुर के पंचायत भवन में तो ऐसा लग रहा था जैसे दशहरे का मेला लगा हो, क्योंकि आज होशियार चंद बिना गायों के टुकड़े किए इसे बाबूलाल के वसीयत के अनुसार बांटने वाले जो थे। होशियार चंद सुबह 9 बजे पंचायत भवन पहुंच गए। वे अपने साथ उनकी सफ़ेद रंग की कपिला गायें भी लाए थे। स्वर्गीय बाबूलाल की 17 गायें भी पंचायत भवन के अहाते में बंधी थी। लोगों के बीच खुसर फुसर होने से माहौल गहमा गहमी का हो रहा था। होशियार चंद ने निर्देश दिया कि उनकी गाय को भी 17 गायों के साथ कतार में बांध दिया जाए। अब अहाते में कुल 18 गायें थी। होशियार चंद ने पहले बाबूलाल के सबसे बड़े बेटे रमेश को बुलाया और उससे कहा कि तुम 18 गायों में से 1/2 यानी 9 गायें ले लो। फिर मझले बेटे गणेश को बुलाया और उससे कहा कि तुम 18 गायों में से 1/3 यानी 6 गायें ले लो। अंत में सबसे छोटे बेटे सुरेश को बुलाया गया
और होशियार चंद ने उसे 18 में से 1/9 यानी 2 गायें लेने का आदेश सुनाया। इस तरह से बाबूलाल की 17 गायों का बंटवारा हो गया। अंत में होशियार चंद की कपिला गाय बच गई, जिसे उनके नौकर रामू ने लाकर होशियार चंद के पास खड़ा कर दिया। होशियार चंद के फैसले को देख सारा गांव उनकी बुद्धिमानी का लोहा मान गया एवं पूरा पंचायत भवन तालियों से गूंज उठा। उनकी बुद्धिमानी के कारण एक पहेलीनुमा वसीयत का फैसला बड़ी आसानी से जो हो गया था। बाबूलाल के सभी बेटे खुशी खुशी रहने लगे।